So today we will start a very important chapter from your physics curriculum, that is light. फिजिक्स में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की थी, तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट लाइट को भी हम बोलते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इनफैक्ट वी डिफाइन लाइट एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विच वी आर एबल टू सी थिंग्स. हाँ, यानी हम इसको थोड़ा सा अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो हम कहते हैं कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ विज़न इन आवर आइज़. हमारी आइज़ जो हैं वो बड़े स्पेशल ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में ह्यूमन आई में बात करेंगे. ह्यूमन आई एंड द ब्यूटीफुल वर्ड हम उस चैप्टर को बोलते हैं. तो उसमें लाइट हमारी आई के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इतना ज़रूर समझ लें कि हमारी आइज़ जो हैं वो एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें एक लेंस भी है, जिसमें कुछ ऑप्टिक नर्व्स भी जिसके साथ में एसोसिएटेड हैं एंड दे आर सप्लाइड टू ब्रेन. तो हमारी आइज़ एक ऐसा ऑर्गन है जो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से आती हुई लाइट को एक स्क्रीन पर, जिसको हम रेटिना बोलते हैं, उस पर फोकस कर देता है, उसका इमेज बना देता है और विद द हेल्प ऑफ ब्रेन एंड ऑप्टिक नर्व्स हम उस इमेज को एनालाइज करते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड विज़न. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द सेंसेशंस वी आर हैविंग 5 सेंसेस, हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में बात करेंगे कि हमारे 5 सेंसेस हैं. हाँ, वी सी थिंग्स, दैट इज़ विज़न. हाँ, we feel the touch of various things around us, our skin. Then we smell things through our nose, we hear the sounds through our ears, and we taste the things, taste the various types of foods, that is our tongue. These are the 5 senses we have, and out of these 5 senses we use almost 80% of the all the senses we have, that is the sight. हमारी आइज़ जो है उसका जो विज़न वाला फंक्शन है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. तो आइज़ जो है उसका फंक्शन लाइट के बिना पॉसिबल नहीं है. आई का काम ही लाइट को रिसीव करना, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना या सोर्स की इमेज बनाना, और फिर उसके अलावा बाकी काम जो है वो ब्रेन का है. विज़न इज़ अ फंक्शन ऑफ ब्रेन, नॉट द आई. ठीक है, क्योंकि विज़न इज़ समथिंग दैट इज़ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. आई का काम है इमेज फॉर्मेशन. तो इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट. लाइट होती क्या है, कैसे चलती है, एंड हाउ इट इंटरैक्ट्स विद द ऑब्जेक्ट्स अराउंड, सरफेसेस अराउंड इट. हाँ, तो पहली चीज़ तो हम ये सीखेंगे, और फिर आउट ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली हाउ दे इम्पैक्ट अस एंड हाउ वी यूज़ देम इन आवर बेनिफिट, ये चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे. तो लाइट में हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. इम्पॉर्टेंटली वी टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को यूज़ करने के लिए द टूल्स वी हैव, दे आर द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जिनको हम मिरर्स बोलते हैं, और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जिनको हम लेंसेस बोलते हैं. तो इस चैप्टर लाइट में हम सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे. अच्छी बात यह है कि यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ दीज टॉपिक्स. आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों छोटी क्लासेस में थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए हैं. इनफैक्ट 8th क्लास में तो आपने काफ़ी पढ़ा है इनके बारे में. आप लेंसेज के बारे में भी जानते हो, आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी जो फंडामेंटल नॉलेज है वो आपके पास है. यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाएगा क्लास 10th में कि आपको कुछ न्यूमेरिकल एप्लीकेशन भी यहाँ पर देखना पड़ेगी. न्यूमेरिकल्स के नाम से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमारे पास मिरर और लेंस के लिए स्पेसिफिक फार्मूलाएँ हैं. अगर आप जो डिस्टेंसेस यहाँ पर दी जाती है, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपको दी जाती हैं, उनका ठीक से एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो आप थ्योरी भी अच्छे से समझ लो, और फिर न्यूमेरिकल्स जो हैं वो तो एक ही तरीके से होते हैं, तो बहुत आसानी से हो जाते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती अनटिल अनलेस आप साइन कन्वेंशन की गलती ना करें. साइन कन्वेंशन मतलब वो रूल्स जो कि हमें बताते हैं कि द फिज़िकल क्वांटिटीज़ बीइंग यूज्ड इन ऑप्टिक्स
लाइट से रिलेटेड जो साइंस है उसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो ऑप्टिक्स में जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जो डिस्टेंसेस यूज़ कर रहे हैं, हाइट या इमेज की हाइट या ऑब्जेक्ट की हाइट या फिर वेरियस डिस्टेंसेस फ्रॉम द लेंस और मिरर जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें कहाँ पर प्लस या माइनस साइन लगने वाला है, वो साइन कन्वेंशन सिंपल रूल है, वो भी हम वक्त आने पर सीख लेंगे। ठीक है। तो लाइट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज बड़ा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। इसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है, 3 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है, और छोटे क्वेश्चन 1 मार्क के वो भी बन सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ध्यान से हमें ये पढ़ना है। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स की क्योंकि बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट की बात करेंगे, तो एक ओवरव्यू ले लें। एक ये बात समझ लें कि हमें ये पता हो कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हम कहते हैं लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड लाइट जो है वो उसको हम अज्यूम करते हैं एज अ पार्टिकल फॉर्म। लाइट जब पार्टिकल फॉर्म में अज्यूम की जाती है तो हम कहते हैं कि ये तो एक लाइट पार्टिकल है विच इज़ नोन एज फोटोन। फोटो मतलब लाइट, फोटोन मतलब लाइट पार्टिकल। हम बोलते हैं ना फोटोलिसिस, केमिस्ट्री में पढ़ा था। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। फोटोसिंथेसिस लाइफ प्रोसेसेस में बायो में पढ़ा था। हाँ, सिंथेसिस मतलब बनाना विद द हेल्प ऑफ लाइट, फोटोसिंथेसिस। तो फोटो मतलब लाइट। हाँ, हम आप बोलते हो, हम तो फोटो उसको बोलते हैं जो हमारी पिक्चर होती है, वो पिक्चर है आपका, या आप उसको फोटोग्राफ बोल सकते हो। तो फोटोग्राफ को शॉर्ट में फोटो बोलते आए तो हमारी आदत पड़ गई, हम उसे ही फोटो बोलने लगते हैं। वो फोटो नहीं है, जो आपका पिक्चर जो है वो फोटो नहीं है, वो फोटोग्राफ है आपका, राइट। तो टर्मिनोलॉजी में कभी कभी बोलचाल की भाषा की वजह से कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं, तो वो क्लैरिटी होना चाहिए। फोटोन इज़ अ लाइट पार्टिकल। हम ये अज्यूम करते हैं कि एक लाइट पार्टिकल है जो बड़ी तेज़ी से मूव कर रहा है, इज मूविंग वेरी फास्ट इन द वेव फॉर्म। ये इसका वेव मोशन है, और ये मोशन, ये जो वेव है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इनके बारे में डिटेल तो आप हायर क्लासेस में, अगर आप फिज़िक्स एज अ मतलब साइंस एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे तो आप पढ़ोगे, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए ये समझना काफ़ी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। जैसे आपने 9th क्लास में साइंस में आपने साउंड पढ़ा, तो साउंड में हम साउंड वेव्स की जब बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। हाँ, वो ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत है, वो मीडियम के पार्टिकल्स को हिलाने की, उनके वाइब्रेशन की वजह से ही प्रोपेगेट करती हैं ना। साउंड तो 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, और ये बात तो हमको पता है कि वो एक मैकेनिकल वेव्स हैं, है ना, जो कि डिफरेंट तरीके से पार्टिकल्स को शेक करके, वाइब्रेट करवा करके आगे बढ़ती हैं। लेकिन लाइट के साथ में ऐसा नहीं है। लाइट तब भी ट्रैवल कर सकती है जब कोई मीडियम ना हो, मतलब लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो। वो वैक्यूम में ही चलेगी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो वैक्यूम में भी चल सकती है। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो वैक्यूम में नहीं चल सकती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में चल सकती हैं, जैसे रेडियो वेव्स है वैक्यूम में चल सकती हैं, लेकिन साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकता, वहाँ पे पार्टिकल ही नहीं है। हाँ, तो लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, और लाइट बहुत फास्ट चलती है। हम आगे बात करेंगे कि लाइट कितनी फास्ट चलती है, हाँ, और क्या फ़र्क पड़ता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाती है। अगर हम लाइट की स्पीड के बारे में बात करें तो लाइट की स्पीड के बारे में बात भी करेंगे, तो हम एक सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं। ये वीडियो हमको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट बताएगा। जैसा कि हम कह रहे हैं, आपने छोटी क्लासेस में देखा है ये एक्सपेरिमेंट। इसमें बस जो डायग्राम बनाया हुआ है उसको थोड़ा सा इस तरह से आप चेंज कर लें कि लाइट को यहाँ से आता हुआ दिखा दें। हाँ, हम ये देख लें कि लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है, ऐसे। हाँ, लाइट यहाँ से आती है, दिस इज़ द सोर्स ऑफ लाइट।
इस सोर्स ऑफ लाइट को आप एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। लाइट जो है उसको क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। हम कहते हैं लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहाँ से आई लाइट, लाइट का ओरिजिन क्या है? अगर ये समझने की कोशिश करें तो आपको जवाब मिलेगा आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। हाँ, हमने जब एटम का स्ट्रक्चर सीखा था 9th क्लास में, तो हम कहते थे कि एटम्स जो होते हैं उसमें एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ शेल्स होते हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जब एक शेल से हायर शेल की तरफ जाते हैं तो वो कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज़ कर देते हैं। इसी तरह से जब वो हायर से लोअर शेल में जंप करते हैं तो कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो लाइट जो है उसका सोर्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन से आता है। ये लाइट हम बात कर रहे हैं ऐसी लाइट की जो कि विजिबल है। बेसिकली देखो, लाइट इटसेल्फ इज़ नॉट विजिबल, एनर्जी इज़ नॉट विजिबल। लाइट को हम देख नहीं सकते, है ना, क्योंकि हम देखते उसी चीज़ को हैं जिससे टकरा करके रेज ऑफ लाइट हम तक आई हैं। तो बेसिकली आप ये कंसेप्ट समझो लाइट का। सबसे पहले इसके बारे में बात करने से पहले कि जो लाइट है वो उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट वेवलेंथ्स हो सकती हैं। क्योंकि हम कह रहे हैं कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में चलती है, तो जब कोई वेव होगी तो उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगी, है ना। तो वेरियस फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स आर देयर, लेकिन एक बहुत छोटा सा स्पेक्ट्रम ऐसा होता है लाइट का, बहुत कम वेवलेंथ्स ऐसी होती हैं लाइट की जिनको हमारी आइज़ देख पाती हैं। हाँ, आपने स्पेक्ट्रम के बारे में सुना होगा। स्पेक्ट्रम के बारे में अगर नहीं सुना तो आप इतना समझ लें कि ये विजिबल रेज ऑफ लाइट का या डिफरेंट वेव्स ऑफ लाइट का एक बैंड्स का एक अरेंजमेंट है। हाँ, स्पेक्ट्रम, जिसमें अलग अलग वेवलेंथ की या अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की जो रेज ऑफ लाइट हैं वो अरेंज्ड हैं, जैसा कि आपको रेनबो में दिखता है। तो सबसे ऊपर अगर हमको रेड लाइट दिखती है तो इसकी वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम है। सबसे नीचे हमको अगर वायलेट दिखता है, हाँ, तो वायलेट जो है उसकी वेवलेंथ मिनिमम है। साउंड में हम सीखते थे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। तो अगर हम कह रहे हैं कि वायलेट की वेवलेंथ मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं, और रेड कलर वाले जो हैं वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ है। इसके बीच में अलग अलग कलर्स हैं जिनको आप विबग्योर नाम से जानते हो। दिस इज अ स्पेक्ट्रम और अ बैंड विच इज नोन एज विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। हाँ, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, VI, B is blue, G is green, Y is yellow, O is orange, R is red। ये बढ़ता हुआ वेवलेंथ है। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, रेड का सबसे ज़्यादा, और इसके बीच में बाकी के कलर्स हैं। यही वो कलर हैं, इसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं। इसी स्पेक्ट्रम को हम देख सकते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम आप देख सकते हो, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, इनको मिलाकर के ही डिफरेंट कलर्स हैं जो आप देख पा रहे हो। जिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेड से कम है उनको हम इंफ्रा रेड बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा IR, इंफ्रा रेड। और जो वायलेट से ज़्यादा है उसको हम अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। ये नाम भी आपने सुना होगा।
अल्ट्रा वायलेट मतलब वायलेट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, अल्ट्रा इज मोर, हायर देन व्हाट, वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, लेसर देन, इंफ्रा मतलब क्या, इंफीरियर टू रेड, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेड से कम हो वो इंफ्रारेड। ना तो इंफ्रारेड आप देख सकते हो, ना तो अल्ट्रा वायलेट आप देख सकते हो, आप देख सकते हो विबग्योर विच इज़ द विजिबल स्पेक्ट्रम, दैट इज़ अ वेरी थिन लाइन जिसको आप देख सकते हो। हमारी आइज़ इसके अलावा जो भी इसके बाहर होंगे, विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर जो भी वेव्स होंगी उनको हमारी आइज़ नहीं देख सकती। तो रेडियो वेव्स भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगी, जो रेडियो वेव्स हैं वो आप नहीं देख सकते हैं। हाँ, ये बात यहाँ पे समझने की है। तो आप बात कर रहे हो कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ की, कि लाइट जो है वो एक वेव की फॉर्म में चलती है और हमारी आइज़ तक जब पहुँचती है तो हम देख पाते हैं। तो अब हम चलें कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट की ये प्रॉपर्टी है कि वो, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारा जो उसका जो विजुअलाइजेशन है वो ये है, उसका जो हम अजम्पशन है वो ये है कि लाइट इज़ अ पार्टिकल फोटोन, और फोटोन बड़ा तेज़ चलता है। कितना तेज़ चलता है हम बात करेंगे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में चल जाता है, इतना तेज़ लाइट चलती है। और जब लाइट इतना तेज़ चलेगी तो फिर डेफिनेटली उसको आपको बहुत दूर से आने वाली लाइट भी बहुत कम टाइम में आ जाएगी आपके पास में। हाँ, स्टार्स से भी लाइट हमारे पास आ रही है, सन से भी लाइट हमारे पास आ रही है, मून से भी रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारे पास आ रही है। तो जब लाइट हमारे पास आती है तो लाइट का कोई सोर्स होता है। या तो वो खुद लाइट का सोर्स हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ल्यूमिनस, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच हैव देयर ओन लाइट। और जैसे बल्ब है, इसकी अपनी खुद की लाइट है, दिस इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सन, स्टार्स, दे हैव देयर ओन लाइट। लेकिन अगर आप हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, उनको देखने लगे तो हमें पता चलेगा दे आर नॉट ल्यूमिनस। हाँ, जैसे हमको वो ल्यूमिनस दिख रहे हैं, इनका खुद का लाइट है, जैसे कि एक टेबल, एक चेयर, दे कांट emit the light as a source। इसमें से लाइट निकल के नहीं आई, they can't emit the light as a source। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ल्यूमिनस है, ऐसा तो हो ही नहीं रहा। अब ऐसा नहीं हो रहा तो what can we say, हम कह सकते हैं कि इन पर लाइट जो होती है वो टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है और फिर आती है। हाँ, किसी सोर्स से, समझो यहाँ से इस पर लाइट आई, टकराई और चली गई। रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन ल्यूमिनस। उसके बाद हम उनको फर्दर कैटेगराइज करेंगे, लेकिन उनका खुद का कोई खुद लाइट एमिट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। तो ये जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं ये अपनी लाइट एमिट नहीं करते। इनके अलावा हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ में जो मून है, अर्थ इटसेल्फ, ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में हैं, ज़्यादातर चीज़ें इनफैक्ट हमारी सराउंडिंग्स में हैं वो नॉन ल्यूमिनस है। हमारा मून और हमारी अर्थ वो भी नॉन ल्यूमिनस है। फिर मून कैसे दिखता है हमको छोटी क्लासेस में भी सीखा हुआ है हमने। आप भी बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हमको मालूम है कि मून इज़ अ रिफ्लेक्टर सरफेस। व्हेन द लाइट कम्स फ्रॉम सन तो देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू आवर आइज
तो जो सन से आने वाली लाइट है रात के टाइम में वो हमको ठीक से दिखती है। कभी कभी मून सुबह शाम के टाइम भी दिखने लगता है, एकदम बीच दोपहर में आपको मून नहीं दिखेगा, क्योंकि उस समय सन की लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि वो अगर आपके विज़न एरिया में है तो भी वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है ना। तो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप इस तरह से समझ सकते हो कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स विच आर द सोर्स ऑफ लाइट। तो लाइट हमेशा किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में से निकलती है। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में से लाइट क्यों निकली, इसके पीछे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से लाइट एमिट होती है, क्योंकि हमने कहा कि लाइट के एमिशन का सोर्स क्या है, एक एटम है, जिस एटम में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा एक जगह से दूसरी जगह। हाँ, आज एक बात समझ लो, मैं आपको लाइट चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ अबाउट लाइट ओनली। हाँ, इस चैप्टर को पढ़ना तो हम कल से शुरू करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, आप अच्छे से समझ जाओ, जिससे आगे कभी भी आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो आपको ये वाली बातें जो हम आज कर रहे हैं वो याद रहें। तो हमने सीखा कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल फॉर्म में है जो वेव फॉर्म में बड़ी तेज़ी से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है एंड इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। हमने कहा कि लाइट जो है विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हम देख रहे थे कि ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक छोटी क्लास में किया जाने वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें 3 कार्डबोर्ड्स इस तरह से एक दूसरे के सामने बीच में एक होल बना के रखे गए कि ये तीनों होल्स जो हों वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हों। तो जो हमारा ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है, जो यहाँ हमको ये सोर्स ऑफ लाइट दिखाई पड़ता है, इसमें से निकल के लाइट पहले इस होल में से, फिर इस होल में से, फिर इस होल में से निकल के हमारी आइज़ तक पहुंची। अगर हम इनमें से किसी कार्डबोर्ड को शिफ्ट कर दें पार्शली तो यहाँ से निकल के आने वाली लाइट यहाँ टकरा जाएगी। इस डायग्राम को इग्नोर कर दो कि यहाँ से लाइट दिखा रहे हैं। हाँ, विज़न ऐसे नहीं होता है, लाइट उधर से आ रही है तो लाइट ऐसे आई, यहाँ पे आकर के यहाँ पे टकरा के रुक गई। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट की टाइप्स पे हम आगे बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो हमें पता चल गया कि अब ये यहाँ से आपको कैंडल दिखना बंद हो गया। अगर हम यहाँ से देखते थे तो हमें इसकी फ्लेम दिखती थी, इस होल में हमें ये फ्लेम दिखाई देती थी, लेकिन ज़रा सा मूवमेंट आप बी जो सेंट्रल कार्डबोर्ड है उसमें थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट आप कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो आपको दिखना ही बंद हो गया। ठीक है, तो जब ये आपको दिखना बंद हो जाता है तो आप ये कंक्लूड करते हो कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी until unless it is not disturbed by an obstacle in its path। ऑब्स्टिकल मतलब जो इसके रास्ते में आ जाए, इसका रास्ता रोक ले। हाँ, जब तक इसका रास्ता नहीं रोका जाए तब तक ये बिल्कुल सीधी चलती है। जब तक मीडियम ना बदल दिया जाए तब तक ये सीधी चलती है। तो इन अ गिवन मीडियम इफ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज यूनिफॉर्म, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात चलो बाद में करेंगे, तो हम सिंपली बोलें कि अगर कोई मीडियम यूनिफॉर्म है तो उसमें लाइट सीधी चलती है बिना मुड़े हुए। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये बात हमें मालूम चल गई है। दूसरी बात रिफ्लेक्शन, जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि एक रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम एन ओपेक सरफेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सरफेसेस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट आप समझते हो, ट्रांसपेरेंट surfaces are the surfaces which allow all the rays of light to pass through them without any bending or without any reflection। बेंडिंग तो अंदर जाके भी हो सकता है लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, विदाउट रिफ्लेक्शन वो जा रहे हैं, हाँ, रेज ऑफ लाइट बिना किसी रिफ्लेक्शन के आर पार निकल गए, तो हम कहते हैं कि ये तो ट्रांसपेरेंट, ये जो मीडियम है ये तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कुछ ऐसे मीडिया भी हो सकते हैं जैसे कि आपका बटर पेपर, जैसे कि कलर्ड ग्लास, वो
सम ऑफ द रेज ऑफ लाइट को तो आर पार जाने देते हैं, लेकिन बाकी को नहीं जाने देते। तो पार्शियली दे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, इनको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। हाँ, अभी मैं दिखा दूंगा वो सब तीनों चीज़ें। और यहाँ पे जो बात हो रही है, ये एक ऐसा सरफेस है जिसको हम ओपेक सरफेस बोलते हैं। तो वी कैन से दैट ओपेक सरफेस इज द सरफेस which reflects the rays of light, which does not allow any ray of light to pass through them। उनमें से रे ऑफ लाइट पास ही नहीं हो पाती, तो वो उसमें से आर पार निकल जाती है। तो रिफ्लेक्शन हमें 10th क्लास में पढ़ना है इन अ बिग वे। मतलब हमको हमारा आधा चैप्टर रिफ्लेक्शन पर डिपेंडेंट है कि रे ऑफ लाइट एक तरफ से आई, सोर्स से आई, टकरा करके हमारी आईज में पहुंची। तो बेसिकली वी आर केपेबल ऑफ वॉचिंग मेनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जस्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट, क्योंकि वो खुद तो सोर्स ऑफ लाइट है ही नहीं। हाँ, आपकी जो टेबल, चेयर, आपके आसपास में द वॉल्स ऑफ योर हाउस, they all are opaque surfaces, but since they are reflecting light coming from a source, वो सोर्स आपके रूम की ट्यूब लाइट हो सकती है, वो सोर्स कुछ भी हो सकता है ना, वो सोर्स सनलाइट हो सकती है, वो मून लाइट हो सकती है, कोई भी सोर्स हो सकता है। किसी भी सोर्स से आप देखें, आपको पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन के बारे में सीखना है तो फिर हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस के बारे में सीखना पड़ेगा, उनमें रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, और जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या क्या देखने को मिलता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन एक प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट कहा जा सकता है। दिस इज हाउ वी आर सीइंग दिस पेंसिल। हाँ, दिस इज द पर्सन। वो क्यों इस पेंसिल को देख पा रहा है? क्योंकि सोर्स से आने वाली रे ऑफ लाइट इस पेंसिल से टकरा के इसकी आईज में गई है। अब दूसरी बात जो हो गई, ये और इम्पॉर्टेंट बात है, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग। हम कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द चैप्टर इज अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो बाकी का आधा इज अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। कब बेंडिंग ऑफ लाइट? व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स इन अ मीडियम एंड एंटर्स इनटू अनदर मीडियम। ये एयर है और नीचे हमको वाटर दिख रहा है। एक रे ऑफ लाइट सन से आई और वाटर में एंटर कर गई, और वाटर में एंटर करते समय ये थोड़ी सी बेंड हो गई है, लाइक दिस, लाइक दिस। तो दिस बेंडिंग, अभी हम नहीं कह सकते कि ये स्ट्रेट लाइन चलती तो ये ऐसे जाती, लेकिन ये बेंड हो गई है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। हाँ, रिफ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त जो रास्ता बदल देती है, बेंड हो जाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सिंपल। तो हम कह सकते हैं कि मिरर्स में जो होता है वो रिफ्लेक्शन होता है, लेंसेस में जो होता है वो रिफ्रैक्शन होता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू जो होता है रिफ्रैक्शन होता है, प्रिज्म के थ्रू जो बेंडिंग होता है वो भी रिफ्रैक्शन होता है ना। रिफ्रैक्शन तब जब एक मीडियम में आर पार रे ऑफ लाइट निकल जाए, और क्योंकि मीडियम बदल गया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स। और अगर ये बेंड नहीं हो रही है, सीधी चली जा रही है, तो फिर उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो परपेंडिकुलरली किसी दूसरे मीडियम में जा रही हो, ऐसे में बेंडिंग नहीं होती है। अगर वो ऑब्लिकली आती है तो बेंडिंग होती है। ऐसा क्यों होता है? तो वो हम रिफ्रैक्शन में सीखेंगे। हाँ,
कि हाउ द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी टू द अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ये बात हम सीखेंगे जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, अभी उसमें दिमाग मत लगाओ, लेकिन समझ जाओ कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। और क्या प्रॉपर्टीज़, ये तो हो गई बात। ये बेंडिंग होती है, बेंडिंग की वजह से हम इस तरह के फिनोमेना जो छोटी क्लासेस में देखते थे, पेंसिल बेंट दिख रही है, या हम कहते थे कि जब हम स्विमिंग पूल को देखते हैं ऊपर से तो ऐसा लगता है कि उसका बॉटम जो है वो थोड़ा ऊपर एलिवेटेड है, उठा हुआ है। यानी स्विमिंग पूल को जब हम देखते हैं तो हमारे इमेजिनेशन में ऐसे लगता है हमें कि ये थोड़ा सा अपरेंटली कम गहरा है, और जब हम उसमें पैर डालते हैं तो एकदम डुबुक करके अंदर चला जाता है वो, और हम कई बार डिसबैलेंस भी हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि यार ये इतना गहरा लग तो नहीं रहा था जितना ये एक्चुअली है ना, धोखा। लेकिन वो धोखा नहीं, वो बेसिकली रिफ्रैक्शन है। कैसे है ये चीज़ हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी, अभी फिर से पढ़ लेंगे, हम समझ जाएंगे कि ये कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंगल्स। इस तरह के एग्जांपल्स हम इसमें देख सकते हैं। अब ये जो एक और कंसेप्ट है, दिस इज नोन एज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। Dispersion of light can be simply defined as splitting of light. Splitting of light, splitting of white light. एक बात मैं आपको बता दूं कि when we use the word white light, तो white is a combination of all the 7 colors of light Vibgyor. ये जो दिख रहा है ये Vibgyor है ना, स्पेक्ट्रम है ना, विबग्योर VIBGYOR, यही हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जिसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोल रहे थे। वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ दीज 7 कलर्स। अगर ये 7 कलर्स को मिला दिया जाए तो इन्हें मिलाकर के जो लाइट बनती है उसको हम वाइट लाइट बोलते हैं। हाँ, यानी कि इनमें से वो कोई भी कलर नहीं है, सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन है जिसको हम वाइट बोलते हैं। तो वाइट लाइट कैन बी स्प्लिट इनटू 7 colors with the help of a glass prism। हम देखेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई चैप्टर में स्पेक्ट्रम के बारे में भी सीखेंगे, और ये सीखेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स होता कैसे है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट। हाँ, उसके पीछे साइंस क्या है वो सीखेंगे। तो ये जो वाइट लाइट है इसका स्प्लिटिंग जो है उसको हम डिस्पर्शन बोलते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स इज नोन एज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन की वजह से ही स्पेक्ट्रम दिखता है आपको। बारिश होती है, बारिश के बाद जो फ्लोट कर रही होती है टाइनी ड्रॉपलेट्स इन द एयर, दे डिस्पर्स द रे ऑफ लाइट्स कमिंग फ्रॉम सन। याद रखें, सन से आने वाली लाइट हमेशा वाइट लाइट है, और उसकी स्प्लिटिंग जब हो जाती है इनटू डिफरेंट कलर्स तो हमको फिर स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ता है। तो स्पेक्ट्रम आपको हमेशा सनलाइट मतलब आफ्टर रेन ही दिखाई देगा। जब सनलाइट उन रेन ड्रॉप्स में से होकर के निकलेगी तो हमारी आइज़ में वो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी ये हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो डिस्पर्शन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। और देखें, स्पीड ऑफ लाइट की जो हम बात कर रहे थे, दिस इज 2,99,792 किलोमीटर्स पर सेकेंड। हाँ, दिस कैन बी अप्रॉक्सीमेटली 2.99792 को मैं 3 लिख सकता हूँ। तो क्योंकि हम इसको 3 लिख सकते हैं तो हम लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, 2 × 10⁸, 3 and 2 टोटल 8, 2.9979245 को हम 3 लिख रहे हैं इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर्स लगभग 1 सेकेंड में चलती है। बहुत तेज़ चलती है, ठीक है। इतना तेज़ चलने का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे क्या काम आती है ये नॉलेज। देखो कि when light travels with this high speed, इसका सिग्निफिकेंस ये है
कि ये फ्रॉम सन टू अर्थ, इसको हम 1 AU या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट चलने के लिए इसको अप्रॉक्सीमेटली 500 सेकेंड्स या 499 सेकेंड्स या 8.3 मिनट्स लगते हैं। ये बात आपने छोटी क्लास में भी पढ़ी है ना? छोटी क्लासेस में आपने ये बात ज़रूर पढ़ी है कि जो लाइट सन से हम तक आई, इनफैक्ट 8th में आपने पढ़ी है कि सन से जो लाइट आई है हमारे पास, उसको 8 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है हम तक पहुंचने के लिए। यानी कि आप अभी सन को जो देख रहे हो वो लगभग 8 मिनट पहले ऐसा दिख रहा था। ये तो चलो कोई उतनी खास बात नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग फिनोमिना इससे रिलेटेड हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि जो हमारा क्लोजेस्ट स्टार है, जो स्टार हमारे सबसे करीब है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी जिसको आप बोला करते हो, आपकी बुक में 8th क्लास की बुक में लिखा हुआ है, आपको अगर याद हो तो, प्रॉक्सिमा सेंटोरी इज़ द क्लोजेस्ट स्टार। उसको लगभग वहाँ से लाइट को आने में भी 4.25 साल लग जाते हैं। हम कहते हैं कि वो हमसे अप्रॉक्सीमेटली 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। तो व्हाट इज़ अ लाइट ईयर? लाइट की वजह से लाइट ईयर वर्ड बना ना, लाइट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या हो जाती है कि लाइट इज यूज्ड टू मेजर द यूनिवर्सल डिस्टेंसेस, द डिस्टेंसेस बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडीज, जो कि ह्यूज होती हैं। हाँ, लाइट इतनी तेज़ चलती है तो इस वजह से लाइट की ट्रैवल करने की स्पीड से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने मोशन पढ़ा है 9th क्लास में, तो आपको पता है कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको स्पीड पता हो या आपको स्पीड पता है तो स्पीड और टाइम के हिसाब से आप डिस्टेंस पता कर सकते हो। तो हम कहते हैं कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर का मतलब होता है कि इन 1 ईयर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 1 ईयर में अगर आप ये मान लें कि देयर आर 365 डेज और इन ईच डे देयर आर 24 आवर्स एंड इन ईच आवर देयर आर 60 मिनट्स एंड इन ईच मिनट देयर आर 60 सेकेंड्स। तो ये इतना जो आपको ये जो टाइम दिखता है, ये 1 ईयर में इतना टाइम होता है, इतने सेकंड्स होते हैं। 1 ईयर इक्वल टू इतना सेकंड्स है कि नहीं? तो वो 1 साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अब वो इतने सारे सेकंड्स हैं और आप कह रहे हो कि 1 सेकंड में ही वो 3 लाख किलोमीटर चलती है। 1 सेकंड में अगर 3 लाख किलोमीटर चलती है तो इतने सारे सेकंड्स में कितने किलोमीटर चलेगी? इसको 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय दिस इज एक्चुअली द किलोमीटर्स जो वो 1 साल में चलेगी। दिस इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। समझ में आती है ना बात? तो यानी बहुत ही दूर चली जाएगी। अब हम कह रहे हैं प्रॉक्सिमा सेंटोरी 4.3 लाइट ईयर दूर है। हाँ, यानी आज आपको रात को छत पे चले जाओ, प्रॉक्सिमा सेंटोरी को देखो, तो आपको जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी आज रात को दिखेगा वो एक्चुअली 4.3 ईयर्स पहले दिख रहा था। ऐसा जो रेज ऑफ लाइट अभी आपकी आइज में जा रही है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन उस इमेज को एनालाइज एंड इंटरप्रेट कर पा रहा है और आप उसे देख पा रहे हो, जिसे आप विजन कहते हो, वो लाइट 4.3 ईयर्स बैक उस प्रॉक्सिमा सेंटोरी से चली थी और बाकी सारे स्टार्स तो इससे भी ज़्यादा दूर हैं। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ फार द वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज एंड स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर फ्रॉम ईच अदर। हम क्यों नहीं दूसरे स्टार्स तक पहुंच पाए? दे आर एक्सट्रीमली फार। हमारे पास हम केवल अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को ही एक्सेस कर पाए हैं। बहुत दूर दूर तक तो हमने विद द हेल्प ऑफ लाइट डिस्टेंसेस मेजर किए हैं। एक्चुअली हमारा कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं गया है वहाँ तक। क्या पता फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी इस तरह की आ जाए कि हम लाइट की स्पीड से चलने लगें, तो फिर हम इस तरह से 4 साल में प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुँच पाएंगे। लाइट से ज़्यादा स्पीड हमको पता नहीं है अभी कि किसी की हो सकती है। वो अभी तक ऐसा कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो देखो कि
लाइट ट्रेवल्स एक्सट्रीमली फास्ट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। लेकिन ये बात हो रही है वैक्यूम की। अगर लाइट, हमारे काम की बात यह है कि लाइट वैक्यूम में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है, लेकिन जब वो किसी और मीडियम में आ जाती है, अगर वो एयर में आ जाती है तो उसकी स्पीड स्लाइटली कम हो जाती है, मे बी 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर वो वाटर में चली जाती है तो उसकी स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो अगर वो ग्लास में चली जाती है उसकी स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। मतलब अलग अलग मीडिया में अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच लाइट कैन ट्रैवल एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। ठीक है, तो लाइट की प्रॉपर्टीज़ में लाइट की स्पीड भी आती है। और इसी तरह की बात हम कर लेते हैं कि भाई देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस। हम जो बात कर रहे थे कि ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ये ट्रांसल्यूसेंट सरफेस है। देखो इसमें से पार्शियली जो हैंड इसको पकड़े हुए है वो दिख रहा है। हाँ, दिस हैंड इज होल्डिंग दिस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फिंगर्स बहुत क्लियरली दिख रही हैं, यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रही, लेकिन पता चल रहा है कुछ है। लेकिन एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है उसके आर पार हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ओपेक सरफेस डज नॉट अलाउ एनी रे ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, दैट इज वाई द ओपेक सरफेसेस आर द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स। तो जब हम रिफ्लेक्शन की बात करने लगते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जितनी भी रेज ऑफ लाइट आए वो टकरा करके वापस इनटू द सेम मीडियम चले जाए। रिफ्लेक्शन ऐसा ही बोलते हैं ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ओपेक सरफेस इनटू द सेम मीडियम। ये बातें हम आगे पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम शुरू करेंगे ये सब बातें करनी। तो डिफरेंट सरफेसेस जो हैं वो इस तरह से हमारे रिफ्लेक्शन को अफेक्ट करती हैं। अब देखें कि एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ और भी हैं। ये तो चलो हो गई बात। अब एक प्रॉपर्टी हमारी आती है डिफ्रैक्शन। इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? क्या बोला मैंने नाम? डिफ्रैक्शन। इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी बुक में इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है, इसलिए इसके बारे में भी बात हमें कर लेना चाहिए। क्या? व्हाट इज डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? देखो यहाँ पे तो इसका एक एप्लीकेशन लिखा हुआ है, मैं आपको बड़ा सिंपल से समझाता हूँ। हम कह रहे थे कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट, समझो ये मेरा हाथ ओपेक ऑब्जेक्ट है और लाइट आ रही है, ये इसको नहीं जाने दे रहा, तो ये इससे टकरा करके निकल जाएगा। हाँ, खूब सारी रेज ऑफ लाइट आ रही है, इसने सबको रोक लिया है, रे ऑफ लाइट सारी रिफ्लेक्ट हो गई। अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो रेज ऑफ लाइट अब कुछ तो ऐसे होंगी जो कि आर पार इधर आसपास से निकल जाएंगी, कुछ टकराएंगी और इधर उधर चली जाएंगी। अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट को बहुत छोटा पार्टिकल जैसा बना दिया जाए, बहुत छोटा साइज में हो जाए, द साइज ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड, तो जो रे ऑफ लाइट उस छोटे से पार्टिकल से टकराएगी वो ऑब्वियसली उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती जिस तरह से एक पूरा सरफेस रिफ्लेक्ट करता था, लेकिन वो सीधी भी नहीं जाएगी अगर वो टकराई है तो टकराती है तो वो टकराने के बाद में बेंड हो जाएगी। हाँ, ये बेंडिंग रिफ्रैक्शन नहीं है क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ है। समझो लाइट एयर में चल रही थी, ये पार्टिकल रास्ते में था, तो ये भी एयर, मीडियम तो चेंज हुआ नहीं। रिफ्रैक्शन तो तब होता है बेंडिंग व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लेकिन जब मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा, एक ही मीडियम में चल रहा है सब कुछ, तो हम क्या बोलते हैं? फिर हम कहते हैं कि जी ये तो डिफ्रैक्शन है। तो डिफ्रैक्शन की वजह से इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एक स्मॉल होल में से रे ऑफ लाइट अगर आपने निकाली तो पहले तो द रेज ऑफ लाइट वर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर। जब यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट निकली हैं वो सब बेंड हो जाती हैं और इस तरह से लाइट फैल जाती है। हाँ, इसको हम यूज़ कर लेंगे बाद में, इस प्रॉपर्टी को हमें
कहीं ना कहीं ये हमारे आगे यूज़ में आएगी, इसलिए थोड़ा सा हमको यहाँ पे जिक्र कर दिया गया डिफ्रैक्शन के बारे में। प्रैक्टिकली डिफ्रैक्शन आप कैसा देखते हो उसका एक और साइटेशन इन्होंने दिया है यहाँ पे, लाइक दिस, है ना, कि दरवाजे की छोटी सी दरार में से कुछ लाइट आ रही है तो वो इस तरह से बेंड हो करके अलग अलग एंगल्स पे मुड़ी हुई है। एंड ना तो इसे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कह सकते हैं, ये कोई 7 कंपोनेंट्स में स्प्लिट नहीं हुआ है, ना ही इसे रिफ्रैक्शन कह सकते हैं। तो एक नया टर्म मिल गया हमको, डिफ्रैक्शन। ये जो हमने आज बात करी, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। हमको लाइट के बारे में बेसिक आइडिया लग गया कि लाइट क्या क्या है, हमें पता चल गया कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट रिफ्लेक्ट होती है जब किसी ओपेक सरफेस पे गिरती है, रिफ्रैक्ट होती है जब किसी दूसरे मीडियम में जाती है, डिफ्रैक्शन हो जाता है जब ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत छोटे साइज में कन्वर्ट हो जाता है, डिस्पर्स हो जाती है जब किसी प्रिज्म से होके निकलती है या किसी ड्रॉपलेट से होके निकलती है। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगी अगर सेम मीडियम में है, अगर वैक्यूम है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, और अलग अलग मटेरियल्स लाइक ओपेक, लाइक ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लाइट का इम्पैक्ट अलग अलग होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी। लाइट चैप्टर पढ़ना शुरू करो। आपकी बुक में जो लाइट चैप्टर दिया हुआ है उसका इनिशियल पार्ट थोड़ा सा आप देख लो कि क्या दिया हुआ है हमको। ये सब इतना पार्ट देखो कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पढ़ लो क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। हम इसमें कल से पढ़ना शुरू करेंगे इस चैप्टर को। वी विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, फटाफट हो जाएगा। स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं ये भी हमने पढ़ा हुआ है। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, और फिर रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं। बहुत फंडामेंटल जानकारियाँ कल से हम पढ़नी शुरू करेंगे। बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को। एंड प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग NCERT वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम नाउ। बहुत अच्छे से इसको पढ़ना शुरू करो, नहीं तो ये चैप्टर आपके हाथ से निकल जाएगा। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। मैं बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बातें समझाऊंगा। आज जो बातें हमने पढ़ी हैं वो एग्जामिनेशन के हिसाब से उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं जितने कि आपके कंसेप्ट के बेस पर वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो थोड़ा सा अपना कंसेप्ट आपका लाइट से रिलेटेड कंसोलिडेट कर लो, और कल से हम इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।